हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम अपनी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी शुरू करते हैं और इस तैयारी के लिए बहुत अच्छी बुक है और मैं आपको इसका कंटेंट दिखाऊंगी और जो भी मेरे पास और भी बुक्स हैं उनसे भी मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। तो यहाँ पर अगर किसी ने बुक नहीं ली है तो ये वीडियो उनके लिए भी है और जिसे भी देखना है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। भोजन शारीरिक विकास, ऊर्जा व पोषण के लिए सजीवों द्वारा पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया भोजन कहलाती है। यानी हम जो भी चीज़ खाते हैं और जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलती है, इसी प्रक्रिया को हम भोजन कहते हैं। यानी शारीरिक विकास, जो हमारा शरीर का विकास हो रहा है और वह विकास किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को नहीं समझेंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो क्या हमारा विकास होगा? हमारा विकास कभी नहीं होगा। जो हम शरीर के पोषण विकास के लिए आवश्यक होता है, मतलब ये जो भी चीज़ें हम खाते हैं, इसके लिए हमें प्रतिदिन अपने आहार में जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व, उसे हमें अपने न्यूट्रिशन में लेना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, फसाए, FSSI। इसके अनुसार इसको इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। कोई भी पदार्थ, चाहे वह प्रसंस्कृत हो, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत हो या अप्रसंस्कृत हो, जो मानव उपभोग के लिए है और इसमें खंड ZK में परिभाषित सीमा तक प्राथमिक भोजन, आनुवांशिक रूप से संशोधित या इंजीनियर्ड भोजन या ऐसे अवयवों से युक्त भोजन, शिशु भोजन, पैकेज्ड पेयजल, मादक पेय, च्युइंगम और कोई भी पदार्थ जिसमें भोजन के निर्माण, तैयारी या उपचार के दौरान उसमें उपयोग किया गया पानी भी शामिल है। यानी FSSI फसाए बताती है कि ये सारी चीज़ें आती हैं, पानी भी शामिल है, जिसके द्वारा हम, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो या अनप्रोसेस्ड फूड हो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? भोजन का जो परिभाषा है उसके अनुसार उसमें पानी भी शामिल है, जिसके द्वारा कोई भी पेय पदार्थ बने, च्युइंगम बने या फिर भोजन बने, शिशु के जो सैलेक वगैरह आते हैं, ये सब कुछ शामिल है। अब उसके बाद आता है FAO। इसका फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और FAO के कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार खाद्य पदार्थों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कोई भी पदार्थ, चाहे वह प्रसंस्कृत हो, अर्ध प्रसंस्कृत हो या कच्चा हो, जैसे कि गेहूँ, वह क्या है, आप उसको बिना आटा बनाए रख दें तो वो कच्चा कहला जाएगा। जो मानव उपभोग के लिए है, मतलब मानव उसका यूज़ कर रहा है, फिर कच्चा कब नहीं कहलाएगा। जैसे रोटी बन गई गेहूं की आटे से, ब्रेड बन गया, बिस्किट बन गए, इसमें पेय, च्युइंगम और कोई भी पदार्थ शामिल है जिसका उपयोग खाद्य के निर्माण या फिर उससे किसी खाने की चीज़ें बने उसमें और तैयारी या उपचार, कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सौंदर्य
प्रसाधन या तंबाकू या केवल दवाओं के रूप में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ शामिल नहीं हैं। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो शामिल नहीं हैं और जो भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं वो भी शामिल नहीं हैं। ये सब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ये ऊपर जो पढ़ा था हमने ये फसाई के द्वारा परिभाषा पढ़ा था भोजन का, और यह जो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, उसके अनुसार परिभाषा पढ़े थे। अब खाद्य संरक्षण क्या है? खाद्य पदार्थों में पोषण संबंधी पोषक तत्वों को बनाए रखते हुए उन्हें संरक्षित करना खाद्य संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों का जीवन काल शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें यह बताया जा रहा है कि खाद्य को हम अभी मान लीजिए अभी हमने कुछ बनाया, रोटी बनाई, अब उस रोटी को अगर हम ब्रेड के रूप में बनाएं तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाएंगे जिससे वो उसका संरक्षण तो हो, पर उसके अंदर जो भी एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है वह भी नष्ट ना हो। इससे जो ब्रेड की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस प्रकार से उसका जो एलिमेंट है उसके साथ वह प्रिजर्व हो जाएगा, यानी एलिमेंट नष्ट किए बिना प्रिजर्वेशन, यही कहलाता है खाद्य संरक्षण। इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों का जीवन काल शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। महत्व, इससे पूरे विश्व के स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। भोजन की बर्बादी कम होती है, यानी जो हमको जितना खा सकते हैं खा लें, अब बाकी उसको हम संरक्षित कर दें। उपभोग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, यानी कितना हमें संरक्षण करना है, ये सारी चीज़ें हम जान जाते हैं। भोजन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतलब पहले के समय में भोजन हम किस प्रकार से खाते थे और क्या था हमारे भोजन में शामिल, ये सारी चीज़ें हैं। भोजन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता, क्योंकि मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आहार के रूप में भोजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे जिएंगे, तो बिना भोजन के तो कोई जी सकता नहीं है। तो अगर कोई भी जीवन है तो भोजन तो होगा ही, भले उसका रूप परिवर्तन हो जाए, पर भोजन तो आवश्यक है। प्रागैतिहासिक युग, जो प्रागैतिहासिक युग है उसमें उसके संदर्भ में हम भोजन को पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारे प्राचीनतम पूर्वज में से एक है। एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो स्पीसीज है वो हमारे क्या हैं, पूर्वज हैं, सबसे प्राचीनतम पूर्वज हैं, जो लगभग 7 मिलियन से 2 मिलियन वर्षों, मतलब 7 मिलियन, सोचिए कितना पहले यह माना था, या 2 मिलियन वर्षों के बीच में पाए गए। 7 मिलियन से 2 मिलियन वर्षों के बीच में कौन से मानव पाए गए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। इन्होंने अपने भोजन के लिए घास के मैदान और पेड़ों को खंगालना शुरू किया, क्योंकि पहले जंगलों में रहते थे, तो ये भोजन के लिए घास के मैदान या पेड़ों को देखेंगे और उसमें से अपना भोजन लेंगे। फिर क्या हुआ कि घास के मैदान में और पेड़ों को जब खंगाला इन्होंने, तो इनको भोजन के रूप में कम कैलोरी वाले, जैसे रेशेदार, ये जिसको फाइबर्स बोलते हैं, और जो सीड्स, बीजों, घास, फलों को खाना शुरू किया इन्होंने। फिर इस प्रकार ये अपना शुरुआत कर देते हैं कि पहले रेशेदार फल, बीज, घास, फलों को ये खाते हैं और अपने भी भोजन का शुरुआत करते हैं। इस भोजन को पचाने के बाद लगभग 2000 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। अब जब ये कम कैलोरी वाले खाना जैसे कि बीजों को, घास को, फलों को खाते थे, तो कम से कम इनको 2000 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। इस समय मानव आहार
के लिए शिकार मछली पकड़ने पर निर्भर था। यानी प्राचीनतम जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था तो वो शिकार जैसे कि मछली पकड़ना और इन सब पर उनका आहार डिपेंड था। मानव के द्वारा कच्चे फल, कंदमूल, मेवे, जड़ें, पशु मांस का उपयोग आहार के रूप में किया जाता था। यानी वो कच्चे फल भी खाते थे, कंदमूल, मेवे, जड़ें जो जैसे कि शकरकंद वगैरह हो गए, पशु मांस, ये सारी चीज़ों का इनके जो आहार है उसमें शामिल था। 5000 ईस्वी पूर्व में थाईलैंड में, यानी सबसे पहले 5000 ईसा पूर्व में थाईलैंड में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं और 3500 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य भारत में विंध्य नवपाषाण क्षेत्र में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यानी 5000 ईस्वी पूर्व थाईलैंड में चावल की खेती का साक्ष्य मिला है और 3500 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य में भारत में विंध्य में नवपाषाण क्षेत्र में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। महापाषाणीय सांस्कृतिक स्थल नायकुंड जो महाराष्ट्र में है। महापाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थर का युग था, पाषाणी मतलब पत्थर का युग, उसमें जो नायकुंड जगह है जो महाराष्ट्र में है उसमें जौ, चावल तथा अन्य अनाज घरों के फर्श में चावल पाए गए। और माचड़ जो केरल में है से ग्रेनाइट की चक्की भी मिली है। और उपकरण प्रारंभ में मानव के द्वारा शिकार और बुनियादी भोजन तैयार करने के लिए पत्थर के औजार उपयोग में लाए गए। यानी पहले पत्थर का जो औजार है उसको उपयोग में लाया गया। भीम बैठका जो मध्य प्रदेश में है, शैल चित्रों में पुरुष को आखेट दृश्यों में दिखाया गया, वहीं महिलाओं को झुंड में भोजन करते हुए अथवा चक्की में अनाज पीसते हुए दिखाया गया। यानी भीम बैठका ये दर्शा रहा है कि जो प्राचीन मानव था वो उसमें चक्की का जो आविष्कार है पत्थरों के द्वारा उन्होंने कर लिया है और उसमें जो मानव हैं, पुरुष हैं, उनको वो आखेट करते थे और जो महिलाएं हैं वो चक्की में आटा पीसती थी। वो चित्रों के द्वारा ये दिखाया गया है। महदहा से अनाज पीसने के सिलवटें भी मिली हैं। भारी चक्की के साथ बूचड़ खाने जहाँ पे पशुओं को काटते हैं उस सब का भी साक्ष्य मिला है। बलूचिस्तान और विंध्य श्रृंखला से उत्तरी हिस्सों में खाद्य उत्पादन करने वाले गांवों का विकास 7000 से 3000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। वहीं उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में इसका भौगोलिक विस्तार 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। इस प्रकार से जो बलूचिस्तान है और विंध्य श्रृंखला है का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें भी खाद्य उत्पादन करने वाले गांव मिले हैं जो 7000 से 3000 ईस्वी पूर्व के बीच। वहीं उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में भी इसका भौगोलिक विस्तार दिखाई दिया है। आग की खोज, अब हम आते हैं आग की खोज के ऊपर कि जब आग की खोज हुई तब के समय हमारा भोजन कैसा था। मानव की खोज, मानव ने आग की खोज लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की। यानी आग की खोज 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। आग की नियंत्रित उपयोग के साथ मानव ने पहली बार भोजन पकाना शुरू किया। इस परिवर्तनकारी कार्य का मनुष्य के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण मानव की पाचन शक्ति और स्वाद में सुधार हुआ। अब जब पका हुआ भोजन खाया मानव ने तो उसको स्वाद में भी अच्छा लगा और साथ में जो उसकी पाचन शक्ति है उसमें भी सुधार हुआ। यानी अगर हम पका हुआ भोजन करेंगे तो उसको पचाने की जो शक्ति होगी वो ज़्यादा होगी और जल्दी पच जाएगा वो। इसके कारण पाचन शक्ति और स्वाद में सुधार हुआ। कृषि क्रांति कब आई? तो 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व। इसके बाद आगे कृषि का विकास सबसे बड़ा बदलाव था
और जो कृषि का विकास हुआ, ये सबसे बड़ा बदलाव इसलिए था कि इसमें मानव जो घुमंतु था वो अब एक जगह रहने लगा। घुमंतु से वह एक निश्चित स्थान पर रहने लगा। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक थे। जो नवपाषाण युग आया उसके जो भी कृषक थे वो सबसे पहले उन्होंने खेती करना शुरू किया। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। मेहरगढ़ में जो नवपाषाण युग के लोग बसते थे वो बहुत ज़्यादा उन्नत थे, यानी उन्होंने फसल करना शुरू किया जिसमें से गेहूँ, जौ, रुई, गेहूँ की उपज, जौ की उपज और रुई की जो फसल है वो उगाते थे। इसके अतिरिक्त ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। मेहरगढ़ जो बोलन घाटी है, ये कहाँ अभी बलूचिस्तान में अन्न का भंडार व रोटी की टोकरी कहते हैं जिसे, ठीक है। यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हैं। और कृषि और संक्रमण, ये जो कृषि और उसका संक्रमण है, ये मेहरगढ़ के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए पौधों के अवशेषों तथा अवशेषों के जो गुठलियाँ हैं के अतिरिक्त जले हुए अनाज तथा मिट्टी की ईंटों पर अनाजों के छाप। मेहरगढ़ में 4000 ईस्वी पूर्व से ही कपास का उत्पादन हो रहा है, यानी मेहरगढ़ जो है 4000 ईसा पूर्व पहले से यहाँ कपास हो रहा है, क्योंकि इसके साक्ष्य हमें कैसे मिले हैं, जो अनाज के जो बीज हैं उसके अवशेष हमें ईंटों के ऊपर मिले हैं, जले हुए अनाज के बीज। मतलब इस प्रकार से इस समय कपास का आविष्कार हो गया था। फिर आगे चलते हैं। जौ की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति छिलकाहीन, मतलब जिसमें छिलका नहीं है, 6 धारी जौ। उस पर कितनी धारियां हैं? 6 धारियां हैं। वन्य प्रजाति तथा अन्य छिलकेदार 2 धारी जौ एवं आदि सारी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके नाम लिखे हैं। साइंटिफिक नेम जौ का हॉर्डियम वेलगेयर डिस्ट्रिकम, ठीक है, ये इसके साइंटिफिक नेम है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ छिलकेदार एनकॉन गेहूं, एक है एनकॉन गेहूं, ठीक है। ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एम्मर गेहूं और छिलकाहीन गेहूं, ये सारी स्पीसीज हैं। आदि के दाने भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। परवर्ती काल में गेहूं के ज्यादातर दाने ट्रिटिकम स्फेरोकोकम प्रजाति के पाए गए हैं। बेर और खजूर की गुठलियां जौ और गेहूं के अलावा कपास के बीज एवं अंगीठी से इसी समय प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल, जो मध्य पाषाण मतलब पत्थर स्थल, चोपनी मांडो बेलन घाटी से चावल के साँचे प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम के लोग मुख्य रूप से आखेट और मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। बेलन घाटी से अनाज रखने के बड़े बड़े मटके प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी से ये आ सकता है कि कहाँ से अनाज के बड़े बड़े मटके प्राप्त हुए हैं, तो बेलन घाटी से। और आगे की सीरीज हम इस प्रकार से शुरू करेंगे। सारी टॉपिक्स हैं ये सारी, मैं आपको पूरी बुक्स का एक बार दर्शन करा दे रही हूँ, और पूरा तो नहीं, इस प्रकार से अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, तो फिर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये मध्य प्रदेश FSO का लेक्चर होगा। तो आप सब तैयारी कीजिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगी। आप सबका धन्यवाद।